आजकल बात कर रहे हैं इंतकामी कार्रवाई की, जो पकड़ा जाता है बड़ा डाकू वो नेल्सन मंडेला बन जाता है, उसको नारे मार ऐसे ऐसे करके जा रहा होता है। सिंध में पकड़ा, उधर शहबाज शरीफ साहब ऐसे जा रहे हैं जैसे कि पता नहीं वो कश्मीर फतह करके जा रहे हैं जेल की तरफ। सारों को मैं चैलेंज करता हूँ, जितना मर्जी शोर मचाएं, हमने एक एक का एहतसाब करना है, एक एक का। इनाफ इज इनाफ, 8-9 महीने इनको दे दिए हैं, उससे ज्यादा हम दे नहीं सकते। मुल्क का जितना नुकसान हो रहा है वो हमें समझ आ रहा है। 2 अरब रुपया फलूदे वालों के पास निकल रहा है, किसका है जी? जिनका है उनके पेट में दर्द तो नहीं है ना, उन्होंने चैलेंज तो करना है। सरदारी साहब का वो फ्यूज ही उड़ा हुआ है जो तहरीक चलाने वाला। अभी इन दोनों पार्टियों को एक जगह बिठाने का मामला है, उसमें शायद अभी तक हमें कामयाबी नहीं मिल रही है। शहबाज साहब ने मनपसंद लोगों को ठेके दिए, पिछलों के ठेके कैंसिल किए, ये सारे इल्ज़ामात थे। ये सारी बातें जब अदालत के अंदर गईं तो उसमें ये बात साबित हुई कि कतई तौर पर ये गलत है। मदीने की रियासत के वाली जो बने चले हैं आज, ये ज़रा बताएं ना कि वो कौन सी मदीने की रियासत है जिसकी बुनियाद झूठ के ऊपर रखी जा सकती है। माजी की तरह अब कानून जो है उसके शिकंजे से कोई ताकतवर शख्स जो है अपनी सियासत की वजह से या अपनी किसी और सोसाइटी में स्टेटस की वजह से बच नहीं सकेगा। आई एम स्टिल स्पीकर ऑफ द सिंध असेंबली। आई एम नॉट द कन्विक्ट, नॉट बीन कन्विक्टेड, आई हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव नॉट डन। वेलकम टू द शो, मैं हूं हैदर वहीद। आज हम बात करेंगे शहबाज शरीफ साहब बेल पर रिहा, डिटेल्ड ऑर्डर जारी, और नज़र यही आया है कि अभी तक कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं आई है जिनका कि क्लेम किया जा रहा था। तो फिर एक तरफ आगा सिराज दुरानी साहब जब अरेस्ट होते हैं और उनके जैसे अरेस्ट होते हैं तो फिर हम क्या समझें कि आगे इन्होंने भी रिहा हो जाना है? क्या एविडेंस नहीं है पाकिस्तान की प्रोसिक्यूटिंग एजेंसीज़ के पास? क्या वो अपना काम सही नहीं कर पा रहे, या फिर ये एक पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है जो वक्त के साथ एक्सपोज हो जाती है? इस पे हम बात करेंगे और फिर आगे जाके इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से जो कशीदगी है और जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अब कंसर्न्स का इजहार किया जा रहा है, जिसमें प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी अपनी तशवीश का इजहार किया है, इस पे हम बात करेंगे कि आगे क्या इसके असर हो सकता है पाकिस्तान की मईशत पे और पाकिस्तान की सियासत पे और ऑब्वियसली पाकिस्तान की सिक्योरिटी पे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं इफ्तिखार अहमद साहब, एक सीजनड और बहुत ही तजर्बेकार एनालिस्ट हैं, एक्सपर्ट हैं, वो हमें ज्वाइन कर रहे हैं, और मुसद्दिक मलिक साहब जो कि बहुत सीनियर लीडर हैं PML नून के और हमारे रेगुलर गेस्ट भी हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, पहले मैं आपसे शुरू करूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से अभी तक जो बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें हुई थी, और शेख रशीद साहब तो उनको दुनिया का सबसे बड़ा चोर भी लेबल कर रहे थे अभी तक, लेकिन कोई ऐसी चीज़ इस तरह की सामने नहीं आई है। और एक मुद्दत के बाद एक लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे जो उनका रोल है उसको बखूबी अब वो प्ले मज़ीद कर सकते हैं। बेल पे वो रिहा हैं, और जो ऑर्डर भी आया है उसमें इसी बात की तरफ इशारा है, जैसे शवाहिद अभी तक कोई ऐसे ठोस हैं नहीं शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो सर, ये जो अब अगर हम ट्रेस कर सकें जब से शहबाज शरीफ अरेस्ट हुए थे या नवाज़ शरीफ साहब अरेस्टेड हैं अभी तक, तो ये आप पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की जो आपकी बात है उसको कितना बूस्ट यहाँ से मिला है, और पाकिस्तान की सियासत में जो कि इस वक्त खान साहब को एक मौका देने के हवाले से ही एक आवाम की सोच नज़र आती है, वहाँ आप इस चीज़ को किस तरह कैपिटलाइज कर पाएंगे? देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की कि अभी जो डिटेल्ड कोर्ट जजमेंट्स आ रही हैं, और इससे पहले भी कुछ जजमेंट्स आई हैं, सस्पेंशन ऑफ जजमेंट के हवाले से भी जो तफसीली फ़ैसला आया था उसमें आपने देख ही लिया क्या लिखा हुआ था, तो कोई शवाहिद सामने नहीं आ रहे। लेकिन हैदर वहीद साहब, आप बहुत ज़्यादा डिमांडिंग हो गए हैं। जब आपने इंसाफ ना करना हो, एहतसाब ना करना हो, सिर्फ इंतकाम करना हो, इंतकाम लेना हो, जब आपने सियासी लैंडस्केप को तब्दील करने के लिए नैब के मुकदमात को इस्तेमाल करना हो ताकि आप उन लोगों को जिनको आप सियासत के लिए मुनासिब नहीं समझते उनको वीड आउट कर सकें, तो फिर उसके लिए आपको एविडेंस की ज़रूरत तो नहीं होती, क्योंकि आपने तो ये nth जनरेशन एक वॉर चलानी है, आपने एक मुकदमा आवाम के सामने रखना है, आपने झूठ बोलना है, और इस कदर बोलना है कि वो सच साबित हो या सच का गुमान गुजरना शुरू हो जाए, और अगर 5-7 साल बाद कोई बरी हो भी जाए, अगर जल्दी अदालत जैसे कि इस मरतबा हुआ वो कहे कि अच्छा भाई वो सहीगा राज के अंदर जो आपने छुपा रखे हैं शवाहिद वो ज़रा हमें दीजिए ताकि हम इस बेल का फ़ैसला कर सकें, तो फिर वो तमाम हकीकतें आपके सामने आ जाती हैं।
तो मैं समझता हूँ ये ओल्ड स्कूल जो हमारे मुल्क के अंदर एक रिवायत है, हमारे में कौन सा ओल्ड स्कूल कहूँ, ये नैब की रिवायत तो हमेशा से इसी तरह की है। इस वजह से ओल्ड और नए स्कूल की तकरार जो है वो यहाँ पर नहीं बनती। मगर बहरहाल एक सिलसिला है जो चल रहा है, बात क्यों ना हो ओल्ड स्कूल जब इतना ओल्ड स्कूल अभी भी इफ़ेक्टिव है। और मैं आपकी बात को ही अगर आगे लेके चलूं तो आपकी बात बिल्कुल बजा है कि अगर आप सही हैं और ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है तो जो असल हदफ था यानी इलेक्शन आप हार गए। मरियम नवाज़ साहिबा बिल्कुल बैक बर्नर पे हैं इस वक्त, नवाज़ शरीफ साहब जेल में हैं, शहबाज शरीफ साहब बाहर आ भी गए तो कौन सा कोई खान साहब की हुकूमत जो है वो उससे चली जाएगी। तो अगर तो मकासद बकौल आपके यही थे कि आपको सियासत में मार्जिनलाइज करना है तो वो तो देखें ना, दे टुक द इलेक्शन एंड यू आर बीइंग मार्जिनलाइज्ड, देयर इज नथिंग यू कैन डू अबाउट द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। तो आर वी टू देन थिंक कि ये इफेक्टिव प्लॉय है जिसको आप ओल्ड स्कूल एक विक्टिमाइजेशन की पॉलिटिक्स कह रहे हैं, इट्स वर्किंग? जी बज़ाहिर तो मुझे ऐसा ही दिखता है, बज़ाहिर तो इस वक्त सबको गालिबन ऐसा ही दिखता है, क्योंकि अगर इंसाफ के हवाले दिए जाएं तो एक मुकदमा EOBI का है, सब जानते हैं उसमें कौन कौन मुलव्विस थे, एक NICL का मुकदमा है, एक 44 अरब का है, एक 23 या 24 अरब का है, नंदीपुर के मुकदमे भी बहुत से लोग इंडाइटेड हैं, उनके ऊपर मुकदमा जो है वो इस्तगासा दायर हो चुका है। इसी तरह मालन जब्बा का एक केस है, आपको याद होगा एक एहतसाब कमीशन पे जर्नैल साहब लगे थे जिन्होंने टेलीविज़न पर आकर कहा कि अगर मैं मुकदमात खैबर पख्तूनख्वा के देखूं तो उनकी कड़ियाँ हथकड़ी की शक्ल में 4 या 5 वज़रा तक पहुंचती हैं, और उसमें उन्होंने उस वक्त के चीफ मिनिस्टर का भी नाम लिया। तो अगर आप वाकई इंसाफ कर रहे हों, एहतसाब कर रहे हों, तो बराबरी की बुनियाद के ऊपर तमाम लोग जो हैं वो पकड़े जाएंगे। जी इफ्तिखार अहमद साहब बहुत खुशामदीद। अगर हम यही मुसद्दिक मलिक साहब की बात को एक प्रेमिस बना के आगे चलें इस सेगमेंट में, कम से कम कि विक्टिमाइजेशन ही हो रही है, लेकिन विक्टिमाइजेशन से हमने देखा कि जो पॉलिटिकल हदफ हासिल करने थे बकौल मुसद्दिक मलिक साहब के वो हासिल होते जा रहे हैं और तवातुर से होते जा रहे हैं। इलेक्शन ये हारे, पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत दोनों इनकी ना रहीं। आगे हमने देखा कि एक इफ़ेक्टिव जो अलायंस इनका और PPP का हो सकता था अपोजिशन में, वो भी बड़ा ऊंच नीच का शिकार रहा है। तो हम क्या फिर समझें सर कि ये जिसको ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स ये कह रहे हैं अभी भी कामयाब है? ओल्ड स्कूल पॉलिटिक्स अभी तक कामयाब नज़र आ रही है, लेकिन मुसद्दिक ने कुछ और बातें भी की हैं, कुछ और केसेस का तज़किरा भी किया है कि उन पर भी मुकदमात चलाए जाने चाहिए। तो मुसद्दिक अगर उनका भी अंजाम यही हुआ जो शहबाज शरीफ के केस का हुआ है, तो फिर जो लोगों को सबसे बड़ा धचका पहुंचेगा और सदमा होगा, उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा इस मुल्क में। तो क्या इस मुल्क के अंदर जो कहा जाएगा कि करप्शन है ही नहीं, इस मुल्क में फिर लूट मार हो ही नहीं रही, तो ये कहा जाएगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल पैदा होगा ना, क्योंकि मुझे तो ये नज़र आता है कि इस्तगासा साबित नहीं कर पा रहा, और इस्तगासे की कमज़ोरी की वजह पे इन तमाम लोगों को जिन्होंने पाकिस्तान की दौलत से खिलवाड़ किया है वो बच जाएंगे। तो ये इस पर भी गौर करना पड़ेगा, फिर रास्ता क्या है, फिर तरीक़ाकार क्या अपनाया जाए। ये तो नहीं माना जा सकता ना तो इफ्तिखार साहब ये बताएं इसका नतीजतन आप इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तानी अवाम फिर क्या आपके ख्याल से एहतसाब के अमल में मायूस हो जाएगी कि भाई ये लोग तो पकड़े ही नहीं जा सकते, बिल्कुल, या वो ये समझेगी कि नहीं ये तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी, यहाँ पे पकड़े जाने के लिए कुछ था नहीं? इट्स द फॉर्मर आप कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होगा, मायूसी होगी। तो इमरान खान साहब का जो दावा था कि वो पुराना पाकिस्तान ख़त्म करके नया बनाएंगे, तो ये दावा आपके ख्याल से फिर गलत साबित होगा और लोग इमरान खान में मायूस होंगे या और गुस्सा बढ़ेगा पुराने पाकिस्तान के खिलाफ? इसमें दोनों चीज़ें हो सकती हैं। एक ये चीज़ हो सकती है कि लोग बिल्कुल ही लाताल्लुक़ हो जाए, जैसे कि 100 वोटर में से 45 लोग वोट डालने आते हैं, 55 पहले ही नहीं आते, और मुमकिन है कि फिर आने वाले इलेक्शनों में सिर्फ 30% वोट डालने हैं लोग, और वो कहें कि सब ढोंग है, सब ड्रामा है। लेकिन एक बात की शाबाश देनी चाहिए इमरान खान को कि उसने अपना स्लोगन जो है बहुत खूबसूरत अंदाज में फ़रोख्त किया है। लोगों ने उसको वेलकम भी किया और लोगों ने उसको तवक्को भी बांध दी कि हाँ तब्दीली आएगी और ये लूटा हुआ पैसा पाकिस्तान आएगा। और आज भी कहा जा रहा है, अभी मैं जो तकरीर आप सुना रहे थे मुझे उसकी,
उसमें भी उसका दावा और वादा ये है। हालांकि ये जो स्पीच उसने की ये शहबाज शरीफ के बारे में जो 20-25 सफ़े का जो अपना जजमेंट आई है उसके पढ़ने के बाद की है। और मैं ये कहता हूँ कि जो लोग अभी जेलों में हैं, जो गिरफ्तार हुए हैं लाहौर में ख़ास तौर पे, उन पर केस चल ही नहीं रहे। आज चीमा को जेल में गए हुए 1 साल हो गया है, अभी केस उसका शुरू होने लगा है। तो अगर आप इतनी डिले करेंगे तो फिर ये मुकदमात तो लगेंगे 10 साल में यही रोना भी होता है कि हमारा निज़ाम और प्रोसिक्यूशन का मयार ही कुछ नाक़िस इस तरह से है। वो नैब पे भी तनकीद करते हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, अब इफ्तिखार साहब इशारा इस तरफ कर रहे हैं कि अगर ये अमल आगे नहीं बढ़ा और हमने देखा कि बेलें होती गई तो उसका असर ये नहीं होगा कि लोग समझेंगे कि PML नून वाले बेकसूर थे, बल्कि कि वो मायूस हो जाएंगे एहतसाब के अमल में और उनकी सोच फिर ये होगी कि ये सियासी दायरा जो है इसी को छोड़ देना चाहिए, जो कि फिर आप समझ सकते हैं कि किस तरफ इशारा कर रहा है कि अगर पॉलिटिकल प्रोसेस से एतमाद उठता है पाकिस्तान की आवाम का तो ये फिर एक ही चारा है जो हमने पास्ट में देखा है। आप किस तरह रीड करते हैं सर इस चीज़ को? देखिए, इफ्तिखार साहब की बात से मैं तकरीबन मुत्तफ़िक हूँ। जो वो बात कर रहे हैं वो ठीक है। ऐसा तो नहीं कि मुल्क में करप्शन नहीं हो रही, लेकिन एक इदारा डिपेंड करता है कि जो इदारा आपने बनाया है उसका मकसद क्या है। अगर उस इदारे का मकसद एहतसाब करना हो और करप्शन को रोकना हो तो फिर उसकी जो महारत पैदा होगी वो किन चीज़ों में होगी? उसकी महारत पैदा होगी इन्वेस्टिगेशन में, उसकी महारत पैदा होगी प्रोसिक्यूशन में, उसकी महारत पैदा होगी फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस में। तो वो माहिर हो जाएगा। उसको वाइट कॉलर क्राइम के तमाम, आखिर 10-20 साल से ये इदारा चल रहा है, तो उसको वो तमाम तरीक़ाकार समझ आ जाएंगे और जितने भी केसेस फाइल होंगे वो इतने एयर टाइट होंगे या कम से कम रीजनेबली एयर टाइट होंगे कि उस प्रोसिक्यूशन के जरिए बहुत इंटरेस्टिंग आप कह रहे हैं कि क्योंकि ये असल में काम है ही नहीं नैब का, इसलिए उनसे होता भी नहीं है, यानी कि आर्म ट्विस्टिंग ही वो करके जब आपका काम जब आपका काम ये ना हो और एक इदारा बनाया इसलिए गया हो कि कुछ नैबज़दा हैं और कुछ नैबज़ादे हैं, जो नैबज़दा हैं उनको नैबज़ादे बनाने का एक रास्ता निकाला जाए और जो इस वक्त नैबज़ादे हैं, ठीक है मुसद्दिक साहब की बात, ये आपकी बात समझ रहा हूँ मैं जाए। लेकिन अब ये इफ्तिखार साहब का लेकिन ये कहना है कि इसका नतीजा ये नहीं निकलेगा कि लोग आपको बेकसूर समझेंगे, उनका सियासी अमल से एतमाद हट जाएगा। इससे आप एग्री करते हैं? जी, मैं ये बुनियादी तौर पे अगर आप मुझसे पूछें तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम नैब के कवानीन में तरमीम करें और उसको एक रूल बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करें, यानी लोगों का एतमाद क्यों उठता है? लोगों का एतमाद उस वक्त उठता है जब एक 80 साल का बुजुर्ग यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर, यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर, वो ये नहीं मान रहे ना, वो कह रहे हैं वो ठीक है, वो आउटरेज कम है। वो कहते हैं असल मायूसी ये होगी कि ये चोर पकड़े नहीं गए। इफ्तिखार साहब ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं वो छोटी मोटी बात है कि ठीक है ज्यादती इधर उधर हो जाती है, लोग कहते हैं हो जाए, पकड़ो इनको। जी हैदर वहीद साहब, मैं यही कह रहा हूं आपको कि देखिए 2 रास्ते हैं। एक रास्ता तो ये है जिसकी तरफ मैं जिसका अंदिया दे रहा हूं कि आप नैब को बेहतर कर लें कवानीन के हवाले से भी, उसके मकासद के हवाले से भी, ताकि लोगों का शक शुबा जाता रहे। दूसरा तरीका ये है कि छोड़ दें, आप मत करें। आप ऐसा कीजिए कि जिसको चाहें उसको जेल में डाल दें, 2-4 को फांसी पे भी लटका दें, तो फिर लोगों को एतमाद आ जाएगा। ठीक है सर, एक मोस्ट रिसेंट जो अरेस्ट हुआ है जिसकी हमें बात भी करनी है वो आगा सिराज दुरानी साहब का है। हमें कमर जमा कायरा साहब ने ज्वाइन कर लिया, उनसे सवाल करते हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सर अभी यही बहस हो रही थी कि अगर ये एहतसाब का अमल शहबाज शरीफ साहब जैसों की बेल में जो है रिज़ल्ट करता है तो फिर क्या अवाम जो है उनका रिएक्शन क्या होगा कि वो एहतसाब के अमल से मायूस होंगे या समझेंगे कि आप लोग बेगुनाही थे और आपके साथ गलत हो रहा था। इफ्तिखार अहमद साहब तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि इससे लोगों को ये नहीं लगेगा कि पीपल्स पार्टी और PML नून बेकसूर हैं, उनको लगेगा कि ये हमारे सिस्टम्स ही इक्विप्ड नहीं हैं उनसे डील करने के लिए और यहाँ चोर हमेशा बच जाते हैं और मायूसी सियासी अमल में होगी, जो कि तीसरी कुव्वत भी अब इसका फ़ायदा कभी उठा जाए या नहीं अभी हमें नहीं पता। तो कायरा साहब आप किस तरह रीड करते हैं इस सिचुएशन को? किसी को चोर कहने का किसको हक हासिल है? जब तक कोई अदालत उसको गुनाहगार डिक्लेयर न कर दे, क्या मेयरली हेयरसे के ऊपर, क्या मेयरली एलिगेशंस के ऊपर, जो पाकिस्तान की तारीख में करप्शन कार्ड टाइम एंड अगेन हर हुकूमत के खिलाफ तसलसल से इस्तेमाल हुआ,
कायद आजम से लेके आज तक हर लीडर ने कहा इस मुल्क में बड़ी करप्शन है। उनकी भी 11 अगस्त की स्पीच का मेन महवर यही था। लेकिन अगर हम इल्जामात की बुनियाद करें तो मेरी जमात या बाकी जमातों के खिलाफ जो इल्जामात लगे वो अदालत से प्रूव ना होंगे तो पाकिस्तान का कौन सा ऐसा दानिश्वर है जो किसी इल्हाम के जरिए फैसला कर देगा कि हाँ ये गुनहगार है। उनको आप चोर भी कहें, आप उनको डाकू भी कहें, ये गालियां देना किस तरह के? ठीक है, आप सही कह रहे हैं, ऐसे किसी को इल्ज़ाम की बुनियाद पर नहीं कहना चाहिए। लेकिन ये शायद इफ्तिखार साहब का इशारा इस तरफ है कि पाकिस्तान की अवाम इसीलिए लोगों को लेबल कर देती है क्योंकि यहाँ प्रोसेस से तो सजा मिलती नहीं किसी को, दे गेट अवे विद इट। प्रोसेस ठीक नहीं है तो प्रोसेस को ठीक करना पड़ेगा, वो मुसद्दक साहब कह रहे हैं। अगर आपका ख्याल है, आपने किसी से बात सुनी है, मेरा ख्याल है मैंने किसी से बात सुनी है, तो इसकी बुनियाद पर तो फैसले नहीं होंगे ना जी। आपके प्रोग्राम में बैठ के तो फैसले नहीं होंगे, बट एक परसेप्शन, उसके ऊपर एक हाई कोर्ट बैठी है, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठी है। ये बात दुरुस्त है कि हमारा सिस्टम उतना ही नाकस है जितने बाकी निजाम के खामियां हैं। ठीक है, इफ्तिखार अहमद साहब सर आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं? जी इफ्तिखार साहब। मैं ये कहना चाहता हूँ कायरा साहब जैसे जो इतने ज़बरदस्त पॉलिटिकल वर्कर हैं और तजज़ियाकार हैं और लीडर हैं, और मुसद्दक साहब जैसा खूबसूरत आदमी इतनी अच्छी उर्दू बोलता है और इतनी तसलसल से इतनी अच्छे उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करता है, मैं उनसे ये पूछूंगा कि अगर ये नैब इतना ही बसीदा अदारा था और आपके इल्म में था, तो आप जब इक़्तिदार में दोनों पार्टियां थीं तो इसकी बसीदगी को ख़त्म करने के लिए और इस अदारे को इस काबिल बनाने के लिए कि इसके किए गए फ़ैसलों का एहतराम हो और लोग उसको तस्लीम करें, आपने क्यों नहीं कुछ किया? गुड क्वेश्चन। आपको ये कहना कि ये मैं बताता हूँ जी, अब ये कहना कि एक सेकंड मुझे पूरा तो कर लेने दो जी। और ये अब कहना है कि वो इक्विप्ड नहीं है, उसके पास सलाहियत नहीं है, उसके पास वो अपना टूल्स नहीं है जिसके जरिए करप्शन को पकड़े, तो ये तो फिर बड़ी अजीब सी बात हो जाएगी ना। अब क्या मैं मान लूँ कि मेरे शहर के अंदर एक आदमी स्कूटर पे आता था और अब उसके बरतानिया में घर हैं, फ्लैट्स हैं, मैं उसको ज़ाती तौर पे जानता हूँ और जिस प्रोफेशन से उसका तल्लक है उस प्रोफेशन में बहुत से लोग उसके मुकाबले में उस वक़्त थे। उनके पास तो बरतानिया में फ्लैट नहीं, उसके पास बरतानिया में फ्लैट इसलिए है कि वो एक सरकार में शामिल भी हो गया, तो मैं उसके जवाब में क्या करूँगा? देखिए, पहली गुजारिश तो ये है कि ये फैसला तो करना पड़ेगा। नैब के कानून में बेहतरी लाने के लिए हमने 2010 में बाकायदा रिकॉर्ड पे मौजूद है कोई 500 प्रोग्राम, कम अज कम 500 प्रोग्राम में मैं ये कह चुका हूँ, इफ्तिखार साहब के प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, इनको भी वजाहत कर चुका हूँ, आप फिर कर देता हूँ। हमारी गवर्नमेंट ने जब उस वक्त हमने आईनी तरामीम की, NFC किया, उस वक्त हमने नैब के कानून में तरामीम करके इसको बेहतर बनाने का फैसला अंदिया दिया। उस वक्त हमारे साथ जो बाकी पार्टियां थी वो एग्री नहीं की। अगर वो एग्री कर जाते तो यकीनन हम चाहते थे और वो हमारा ड्राफ्ट मौजूद है। उसके बाद मियां साहब की गवर्नमेंट ने भी सेनेट के अंदर एक ड्राफ्ट पेश किया हमारी जमात ने, बाकी जमातें सर आप दोनों के पास मिलके तो 2/3 थी तकरीबन, तो इसमें मसला क्या था? जवाबदेह हूँ, एक बात जरा ज़हन में रखिए, मैं अपना जवाबदेह हूँ। हम 2 मुखालिफ जमातें थे और मुखालिफ जमातें हैं, हमारा आपस में कोई ऐसा नहीं है, बड़ा अच्छा माजी है। जिन बातों पे इत्तेफाक हुआ था वो आइन में तरामीम हो गई। अब यह सब समझ रहे हैं ना कि हमसे गलती हो गई। आज इमरान खान साहब की जमात भी कह रही है, खुद हुक्मरान जमात के, इस कानून में तरामीम होनी चाहिए। तो सिर्फ हम तो नहीं कह रहे, वो तो और सख्त करना चाह रहे हैं। नहीं जी, सख्त करें या नरम करें, बेहतर करें या खराब करें, ये बात की बात है, उनकी ख्वाहिश अपनी जगह, लेकिन मान रहे हैं ना किसमें खामियां हैं। अच्छा कायरा साहब, मुझे मुसद्दक साहब के पास भी जाना है, ये बताइए अवाम के लिए कितना बड़ा मसला है जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आप बात करते हैं? तवज्जो अवाम की है कि इनको पकड़ो और तवज्जो अवाम की इस तरफ है कि इमरान खान को अभी टाइम दो, अभी बहुत जल्दी उसको जज है। ये आपकी ख्वाहिश हो सकती है। इमरान खान की गवर्नमेंट ने जितना अवाम के साथ आला सलूक किया है, जितनी सस्ती चीजें कर दी हैं, जितने वादे पूरे कर दिए हैं, अवाम के अंदर तो ख्वाहिशें कुछ और तरह है, आपका तरजीह अपनी जगह। लेकिन गुजारिश ये है कि जहां तक तलक नैब के इदारे को ठीक करने का है वो अपनी जगह है। पाकिस्तान के अंदर, इफ्तिखार साहब मुझसे बड़े हैं, ज्यादा बेहतर जानते हैं,
सियासत को एक तरफ रखिए, कारोबार के अंदर, फौज के अंदर, अदलिया के अंदर, बाकी सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी में, मीडिया के अंदर, क्या मीडिया के अंदर वो लोग नहीं है जो चप्पलें पहन के आए थे और आज अरबोपति हो गए हैं, आज उनके अपने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं? तो ये इस माशरे का एक अलविया रहा है जी। और इस मुल्क के अंदर जनरली भी लोगों ने कारोबार किए, जो मोटरसाइकिलों पे आए थे आज जहाजों में फिर रहे हैं। इसी तरह बाकी सेक्टर इंडस्ट्री के अंदर भी वो लोग जो ज़िया-उल हक के दौर में कुछ नहीं थे, भुट्टो साहब से पहले कुछ नहीं थे, ज़िया-उल हक के दौर में आके उन्होंने कर्जे लिए, फैक्ट्रियां लगाई, बेशुमार, आज बेशुमार। वो जी कायरा साहब, जेन्युइनली भी लोगों ने पैसा बनाया है और पैसा बनाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक आम तासुर, सुन लीजिए जी मेरी गुजारिश, मैं वकील नहीं हूँ मियां नवाज शरीफ का, लेकिन 70 में भी वो 12-12 कनाल के घरों में रहने वाले, और वो उस वक्त भी इत्तेफाक फैक्ट्री के मालिक थे। उस वक्त भी भुट्टो खानदान एक बड़े खानदान का ताल्लुक रखता था। आसिफ जरदारी, हाकिम जरदारी साहब का अकेला बेटा था, और उनके उस वक्त बड़े, वो 14 कनाल के घर में पैदा हुआ और वहां जवान हुआ था, उनके उस वक्त भी कारोबार थे। तो जिन लोगों के पास कुछ नहीं था, आज अगर वो अरबों खरबोपति हो गए हैं, और ये लोग अगर कारोबारों में होते तो ये भी हो जाते। मैं उनकी सिफाई नहीं देता। साहब ब्रेक पे हमें जाना है, सुने भाई, एक मिनट सुने जरा। जिस पे इल्जाम है जरदारी साहब पे है वो भी जवाब दे, नवाज शरीफ साहब पे है वो भी जवाब दे, मैं भी जवाब दूं। लेकिन सवाल ये है कि सियासतदान को बड़े आसानी से हम कह लेते हैं चोर है, डाकू है। क्या ज़िया-उल हक को कभी किसी की हिम्मत हुई? ज़िया-उल हक के दौर में सबसे बड़ी करप्शन हुई इस मुल्क के अंदर, क्या कभी किसी ने कहा कि करप्शन हुई है? क्या मुशर्रफ के दौर में किसी ने कहा? सर ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर इफ्तिखार अहमद साहब से भी मैं ये पूछूंगा कि ज़िया-उल हक के ज़माने में और साहब के ज़माने में के बारे में वो ये फिर बात क्यों नहीं कर रहे, और आगे हमें इंडिया पाकिस्तान के हवाले से भी बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। कायरा साहब जो है यही एतराज़ कर रहे थे इफ्तिखार अहमद साहब कि आप सियासतदानों के हवाले से तो बात कर जाते हैं और बात करना आसान है, लेकिन ये करप्शन हमारे माशरे में हर लेवल पे है, और इस्टेब्लिशमेंट से लेके मीडिया हाउसेस से लेके आम आदमी तक सीप कर चुकी है। तो फिर सियासतदानों को सिंगल आउट सिर्फ क्यों किया जाता है इफ्तिखार अहमद साहब? पहली बात है कि मैंने सियासतदानों को सिंगल आउट नहीं किया। दूसरी बात है, जहाँ तक मीडिया का तल्लुक है, मैं इफ्तिखार अहमद बकायमी होशो हवास अपने आप को पेश करता हूँ कि मेरे तमाम जो असासाजात हैं जिसको मैं हर साल डिक्लेयर करता हूँ वो इंक्वायरी करा ली जाए, और जो मुझे तनख्वाह मिलती है उसकी भी इंक्वायरी करा ली जाए। मैं अपनी मनी ट्रेल देने को तैयार हूँ। काश मेरे मुल्क के सियासतदान, मेरे मुल्क के जर्नैल, मेरे मुल्क के बड़े ताजर, मेरे मुल्क के दुकानदार, मेरे मुल्क के मिल ओनर्स भी ये ऑफ़र देने को तैयार हो जाएं। मैं तो ये कहता हूँ कि हर 5,000 रुपये से ज़्यादा की ख़रीदो फरोख्त के लिए NTN नंबर का देना लाजमी है। ये नहीं कि आप 1 लाख के डायमंड ख़रीद के घर चले जाएं शॉपिंग करके, और आपके जब मनी ट्रेल मांगी जाए तो पता लगा कि आप घसियारे हैं। ये नहीं चलेगा, इस तरह आपका मुल्क चल नहीं सकता। जो टैक्स चोरी हो रहा है, जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, जो आप एक ब्लैक इकोनॉमी चला रहे हैं, ये बहस जो आगे से आती है कि देखें आप इंतज़ार करें जब तक कोई कोर्ट से कन्विक्ट नहीं होता, आप उसे चोर ना कहें। लेकिन हमारे नहीं सर, मैंने नहीं, एक मिनट प्लीज, मैंने कन्विक्शन की तो बात ही नहीं की। नहीं, आपने नहीं की, लेकिन आपने तो इनका जो कानून है, ये इनका जो कानून है जिसको ये बेहतर नहीं कर सके। क्या आज कायरा की पार्टी को किसी ने रोका है कि प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर इस कानून का जो हुक्म है उसके बारे में एक बिल पेश कर दे? क्या मुसद्दक की पार्टी के किसी शख्स को किसी ने रोका है कि प्राइवेट मेंबर डे के ऊपर में होते हैं तो कुछ नहीं करते, क्योंकि ये तो कवानीन उनके इस्तेमाल में हो सकते हैं। तो ये आपका इल्ज़ाम अपनी जगह। मुसद्दक मलिक साहब बहुत देर से जो है वो इंतजार कर रहे हैं। जी, मैंने नहीं, आप कह रहे हैं ना कि ये खुद नहीं चेंज करते। नहीं, मैं तो तजवीज़ पेश कर रहा हूँ कि अगर ये कानून ख़राब है, नैब में हुक्म है, तो प्राइवेट मेंबर डे पे अपना अपना बिल नया पेश कर दें, लोगों को पता लग जाए इसमें हुक्म क्या है, ख़राबी क्या है, उस खराबी को दूर कैसे करना, ये इनका हक है।
ये इनका फ़र्ज़ है। और जहाँ तक मैं रहा बतौर सहाफ़ी, मैं हाज़िर हूँ जनाब अपनी मनी ट्रेल देने को, बाकी सहाफ़ी भी आगे आएँ अच्छा, और अपनी अपनी मनी ट्रेल दें। मुसद्दिक साहब, अभी कंसर्न ज़्यादा ये है कि ये जो आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का नारा है, जिसमें सदाकत बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अवाम की तवज्जो ज़्यादा इस तरफ है कि खान साहब को अभी मौका दिया जाए और इस दौरान अगर कोई तजावुज़ात जो है हो जाती हैं, मतलब एक आउटरीच हो जाती है, कोई ज़्यादती भी हो जाती है आपके साथ, तो दैट्स नॉट रियली द फोकस ऑफ द पीपल राइट नाउ। ये एक डिसएडवांटेज है जी। देखिए, हो सकता है आपकी बात ठीक हो। मैं अभी लिटरेरी फेस्टिवल पे था कुछ आपके यहाँ प्रोग्राम में आने से कुछ घंटे पहले, तो मुझ पे कम से कम 2 असहाब आए और उन्होंने कहा भाई ये क्या हुआ, हमारे बिजली का बिल 2000-3000 आता था, बिजली का बिल सर्दियों के अंदर 6000 कैसे हो गया है। तो अवाम का क्या ये मसला नहीं है? अभी ये जो आपने देखा है पिछले दिनों, नहीं, जो ये मसले हैं सर मुआशी, बट उसको मुशाबत वो आपकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन से नहीं दे रहे। मसला जरूर है। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि आप नहीं समझने की कोशिश कीजिए। देखिए, अवाम गुंगे बहरे अंधे हैं कि उनको दिखाई नहीं दे रहा, उनको सुनाई नहीं दे रहा। अगर कोई आप समझते हैं कि अगर उनको नज़र आ रहा है कि इंतकामी कार्रवाई की जा रही है, तो वो बिल्कुल बेअसर हैं, सुम्मुन बुकमुन उम्युन, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मुल्क में ना इंसाफ़ी हो या इंसाफ हो। क्या ये हमारा कोई लहर नज़र तो नहीं आ रही? नहीं, एहतजाज की लहर नहीं नज़र आ रही। एहतजाज की लहर तो बंद हो जाती है हर किस्म की डिक्टेटरशिप में। और इस वक्त जिस तरह के हालात चल रहे हैं, आप मीडिया पे, मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ, आप, मेरा मकसद आपका प्रोग्राम नहीं है, लेकिन मैं चैलेंज कर सकता हूँ कि किस किस्म के प्रोग्राम आप शाम को कर सकते हैं और किस किस्म के प्रोग्राम नहीं कर सकते। जब एक मुल्क में एक फैशिस्ट टेंडेंसी की हुकूमत चल रही हो, जिसमें मीडिया के 3-4-5 हज़ार लोगों की नौकरियाँ जा चुकी हों, बड़े बड़े अहले दानिश, अहले कलम, अहले खिर्द जो हैं, उनको उनकी नौकरियों से, उनके चैनल्स में से निकलवाया गया हो और वो निकाले गए हों, और एक खामोशी हो शाम को चैनल्स के ऊपर भी। और सियासी तौर पे भी मैं ये समझता हूँ कि किसी हद तक आपका जो इल्ज़ाम है वो दुरुस्त है कि थोड़ी सी खामोशी है। तो फिर आप अगर इस वजह से कि एक ड्रैकोनियन, इससे पहले कि मैं क्या कायरा साहब से पूछूं कि उनकी पार्टी का रद्द अमल इस हवाले से किस किस्म का है कि इसको एक नेशनल इशू बनाया जाए, मैं आपसे पूछूंगा कि आपकी एक बहुत इफ़ेक्टिव जो लीडर नज़र आई थी वो मरियम नवाज़ साहिबा थी। वो भी अभी कोई किसी किस्म की पॉलिटिकल बात नहीं कर रही। ठीक है, अपने वालिद साहब की वकालत कर रही हैं, उनका उन्हें ख्याल है, अपनी लीगल इशूज़ की बात ज़रूर कर लेती हैं। तो आपकी तरफ से भी सर कोई इस तरह की लीडरशिप सामने नहीं आ रही जो चैलेंज करे इस वक्त की पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को, सो कॉल्ड? मैं तो अभी थोड़ी देर पहले जो इफ्तिखार साहब कह रहे थे, मैं वही बात उसको आगे, पहले तो मैं आपको ये बता दूं, आप भी बहुत देर से इफ्तिखार साहब को जानते हैं। जितना डिक्टेटर्स के ख़िलाफ़ इफ्तिखार साहब ने आवाज़ उठाई है, शायद ही कोई ऐसा अहले कलम होगा जिसने इतनी ज़्यादा आवाज़ उठाई हो। आप इमरान खान को डिक्टेटर समझते हैं? शायद जी, मैं इमरान खान साहब को एक ऐसा शख्स समझता हूं जिनमें बड़ी स्ट्रॉन्ग फैशिस्ट टेंडेंसीज़ हैं। वो खुद हिटलर का जिक्र कर चुके हैं। और मैं आपको बता सकता हूं कि ये जो अभी इफ्तिखार साहब कह रहे थे कि आप ये आवाज़ उठाएं, जो 3-4 लोग आवाज़ उठाएंगे वो पकड़े जाएंगे, वो कैद में डाल दिए जाएंगे। इफ्तिखार साहब ने ये भी कही कि जो एक मायूसी छा जाएगी अगर तो ये अरेस्ट जो हैं आगे बेले हो जाए और सजाएं ना हो। इसमें आगा सिराज दुरानी की भी बात आ जाती है। ये बात 100% दुरुस्त है। मैं इफ्तिखार साहब की इस बात को न सिर्फ 100% बल्कि इससे बियॉन्ड भी जाके कहें तो मैं सेकंड करता हूँ। कौमों को बहरहाल किसी तरह या तो अफराद पे यकीन हो जो लीडर होते हैं, जो हमारे यहाँ खत्म हो चुका है, या तो इदारों पे ट्रस्ट हो, इंस्टीट्यूशन ऐसे बन जाए कि उसके ऊपर लोगों का यकीन हो जाए कि यार ये इदारा हमें कुछ तो कुछ बचा लेगा। अगर इदारों पे भी खत्म हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे? अदलिया के ऊपर ट्रस्ट का आलम, एग्जेक्टिव ट्रस्ट का आलम, मीडिया के ऊपर ट्रस्ट का आलम आपके सामने है। सो ये बात इफ्तिखार साहब की बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर कौम को अफराद पे भी यकीन न रहे और इदारों पे भी यकीन न रहे तो इस बेयकीनी से यकीनन कौमें आगे नहीं बढ़ती और मुल्क नहीं चला करते। ये बात तो कायरा साहब, एक जो बात की जाती है कि इस वक्त करप्शन लोगों के जहन और दिल पे एक इशू था जब भी खान साहब जीते। बेशक अगर शफाफ इलेक्शन एक हद तक था या नहीं भी था, लेकिन एक वोट पड़ा उन्हें और करप्शन ख़त्म करने के लिए पड़ा। तो वहाँ आपकी पार्टी पे सर जिस तरह के इल्ज़ामात लगते हैं, आपका सियासी फ्यूचर या हाल जो है आने वाला, मतलब नियर फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जहाँ अरेस्ट नज़र आता है कि आपकी पार्टी के हो सकते हैं आइंदा भी,
अच्छा, आपको इमरान खान का वोट नजर आता है, आपको मेरा वोट नजर नहीं आता जो सिंध में मुझे पड़ा है? नहीं पड़ा है, पड़ा है, वोट पढ़ने की बुनियादी आपको दिखानी है जी। अभी अगर वोट पढ़ने की बुनियादी दिखानी है, और इमरान खान की सभा में कौन सा करप्ट नहीं है? कौन सारे खुदा के बेटे बैठे हुए जो सारे ऑनेस्ट हैं? किस किस पे इल्जाम नहीं है? क्या क्या बेअसूलियां नहीं की गई? कौन कौन सा यू टर्न इमरान खान साहब ने नहीं दिया? किस किस बेअसूल को सर मेरा ये ठीक है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जरदारी साहब का जो नाम जोड़ा जाता है करप्शन के साथ, सही या गलत एक परसेप्शन जो बना हुआ है, तो अगर आज की आवाम के लिए करप्शन ही सबसे बड़ी बात है तो अपना सियासी आप जो है फ्यूचर क्या देख रहे हैं इस वक्त? एक बात मेरे मोहतरम याद रखिए, करप्शन इस निजाम का एक पहली मैं ये बात बाद में करता हूँ। पहली बात तो ये है कि यकीनन इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्रैकडाउन होना चाहिए, यकीनन करप्शन पे हाथ डालना चाहिए और उसको जिस हद तक हो सके क्रश कर देना चाहिए, वो जिस भी लेवल का कोई फर्द हो, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन अगर आप गलत, क्या हुआ शहबाज शरीफ साहब को पकड़ा गया, आज आपने हाईकोर्ट का तफसीली फैसला आया, पढ़ लिया होगा आपने, सारी कौम ने पढ़ लिया, क्या कहा है हाईकोर्ट ने। अब हाईकोर्ट ये सुप्रीम कोर्ट ही है ना यार जिसकी बात हम मानेंगे। मैं उस इन्वेस्टिगेशन टीम की बात तो नहीं मानूंगा ना, फाइनली जजमेंट तो इधर से आएगी। अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कह रही है कि जी उसका उसमें ताल्लुक कोई नहीं था, तो फिर आपने क्यों पकड़े रखा शहबाज शरीफ साहब को? क्यों उनकी क्यों? ठीक है सर, लेकिन एक आपकी बात सही है, लेकिन एक दूसरी बात मुझे भी करनी है। जी बोलिए। दूसरी गुजारिश है कि ये बात भी दुरुस्त है, मैं किसी करप्शन का वकील नहीं हूं। जिस दिन करप्शन किसी पे साबित हो जाती है मैं उसका वकील नहीं हूंगा। करप्शन के इल्जामात का वकील हूं इसलिए कि बेशुमार मादी में ऐसे काम किए गए, ये नैब और इत्तेसाब और इस तरह के इदारों के जरिए लोगों के बाजू मरोड़े गए, मेरी क़यादत के खिलाफ जेली केसेस बनाए गए, उनको जेली सजाएं दिलवाई गई, फिर वो खत्म भी हुई, अदालतों से खत्म हुई और विक्टिमाइजेशन हुई। ये बात दुरुस्त है। पैट्रियट बनाए गए, ये बात दुरुस्त है। वफादारियां तब्दील कराई गई, ये बात दुरुस्त है। इमरान खान के साथ लोग चढ़ाए गए, ये बात दुरुस्त है। कोई कौन कह रहे नहीं है यार, ये भी नहीं चलेगा ना। अब बावजूद इसके कि ये सारी बातें दुरुस्त हैं, एक और बात शायद दुरुस्त है कि खान साहब फील ये करते हैं कि लोग उनके साथ हैं, जबकि वो पुराना पाकिस्तान या जो करप्ट पाकिस्तान वो कहते हैं उसको वो ख़त्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं और कहीं फेल भी हो रहे हैं। लेकिन एक सियासी फिजा इस किस्म की बनी हुई है कि खान साहब को लोग मौका देना चाहते हैं कि वो ये कर पाएं। खान साहब, ये बात दुरुस्त लोगों ने मौका चले, मैंने आपकी बात अगर मुझे इजाजत दें आप, इनके गुब्बारे में जब हवा भरी गई थी, चले जैसे जिसने भी भर दी, ये बैलून खड़ा हो गया। सवाल ये है कि उस बैलून को सपोर्ट करने वाले उसके जो वकील खड़े हुए हैं वो क्या है? और दोनों जिनको खुद खान साहब कल करप्ट तरीन कहते थे, डाकू कहते थे, चोर कहते थे, वो सारे अपने सभों में खड़े कर लिए। ठीक है जी। सर मुसद्दक मलिक साहब से हम कंटिन्यू करेंगे जब हम कुछ कहना सर आपने बिल्कुल आपने ही बात करनी है। ब्रेक के बाद मुसद्दक मलिक साहब से शुरू करेंगे और जब तक वो चाहेंगे वही बोलेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। प्रेसिडेंट ट्रंप के बयान के हवाले से भी बात करनी है इंडिया पाकिस्तान की, लेकिन मुसद्दक मलिक साहब को पहले हम मौका देंगे कि जो अभी तक की डिस्कशन हुई थी उसको समेट सकें और अपनी राय दे सकें। जी मुसद्दक मलिक साहब। जी हैदर वहीद साहब, आपने 3-4 मरतबा ये कहा कि लोग कह रहे हैं, तो मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि ये कौन लोग हैं जो कह रहे हैं? हमें तो ऐसे लोग नहीं मिल रहे। हो सकता है सिलेक्टिविटी बायस हो, हम मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे हों, आप मुख्तलिफ लोगों को मिल रहे हों, लेकिन हमें तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें हिपोक्रेसी नज़र आ रही है। हमें तो लोग कहते हैं कि 20 करोड़ की गाड़ियां बेची और फिर एक विजिट के लिए 20 करोड़ की गाड़ियां रेंट कर ली, हमें ये नजर आ रहा है, जिसके नतीजे में सर बिल्कुल सही है। बट ये मुझे बता दें कि क्या आप ये नहीं मानते कि लोग इस वक्त कहते हैं कि आप पुराने पाकिस्तान और करप्शन के पीछे अभी भी जाएं? मतलब अभी तक हवा पूरी तरह निकली नहीं है सारी चीज़ से। हालांकि ये बात दुरुस्त है कि कुछ भी नहीं दिखा पाए अभी तक सही तरह। चलिए अगर मैं आपकी बात मान लूं, ये मैं आपकी बात इस वजह से मान रहा हूं कि मैं भी यही कह रहा हूं कि करप्शन मुल्क से जानी चाहिए, तो मैं आपकी बात से क्यों इनकार करूं कि नहीं ऐसा नहीं है। बिल्कुल, अगर करप्शन यहां से मिटानी है तो 2 ही रास्ते हैं ना। एक तो तरीकाकार ये है कि जितने हमारे दुश्मन हैं उन सबको फांसी पे लटका देते हैं और कहते हैं ये करप्ट थे,
तो फिर लोगों में एतमाद आ जाएगा कि हाँ देखो आज पोल पे जो लटका हुआ नजर आया है, आसान बात है कि एक प्रोसेस से हमें गुजरना है और जो फिर कन्विक्ट होता है हो और जो बरी होता है तो अच्छी बात है। मैं देखिए मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में यह कहा कि दूसरा रास्ता यह है कि अगर हमारी नाकामी भी है कि माजी में हम इसको ठीक नहीं कर सके तो वो तमाम कवानीन जो काले कवानीन हैं जो लोगों के खिलाफ विक्टिमाइजेशन में इस्तेमाल होते हैं उनमें तरमीम की जाए, उनको बेहतर किया जाए। I have been unfair to you मुसद्दिक साहब today. You deserved more time but we have 3 more minutes and we have to cover India Pakistan. आपसे ही बात शुरू करूंगा। जी ठीक। सर प्रेसिडेंट ट्रंप को आप किस तरह ने जो बात की, एक बैलेंस्ड बात इस तक तो थी कि उन्होंने तशवीश का इजहार किया कि इंडिया पाकिस्तान में जो हो रहा है ये बड़ा डेंजरस है। एज सच ब्लेम ट्रंप साहब ने खुद पाकिस्तान को नहीं किया, इंडिया हर तरह से कोशिश कर रहा है पाकिस्तान को इसमें मलाइन करने का। आप आगे के सर ये वाक़यात किस तरह से देख रहे हैं? कुछ एक कोलैटरल यहाँ लोकल गवर्नमेंट का भी इसी तरह से खान साहब का भी बना है, क्योंकि एक तो सऊदी वली अहद का दौरा हुआ, फिर इंडिया को उन्होंने एक जवाब दिया। आप ये इंडिया पाकिस्तान के इशू को देख कैसे रहे हैं और सियासत पे क्या असर हो सकता है? देखिए मैं ये समझता हूँ कि इसको हमें सियासत से अलहदा करके देखना होगा। ये एक ऐसा मामला है जिसमें हमारे मुल्क की सलामती जो है हमारे सामने होनी चाहिए, हमारे मुल्क के मकासद जो बड़े मकासद हैं वो सामने रहने चाहिए, और इस मामले पे हिंदुस्तान पाकिस्तान वाले मामले पे हमें सबको यकसू और यक ज़बान होना चाहिए, और हम इस वक्त यकसू और यक ज़ुबान हैं। हाँ अलबत्ता मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये तमाम तंजीमें जो आज बैन की गई हैं, अगर जब नवाज़ शरीफ साहब कह रहे थे, जो उन पर इल्ज़ामात लग रहे थे कि वो इन तंजीमों का जिक्र कर रहे हैं, अगर उस वक्त बैन कर दी जाती तो गालिबन आज इनको बैन करने की ज़रूरत ना महसूस होती, क्योंकि ये काम हो चुका तो आपको कौन रोक रहा था बैन करने से? दुरुस्त आयद, सॉरी आपकी गवर्नमेंट को कौन रोक रहा था इनको? उस वक्त तो आपको याद होगा ना जी, उस वक्त तो आपको याद होगा कि ये इल्ज़ाम लग रहा था, मैं उस इल्ज़ाम के हवाले से कह रहा हूँ जिस पे बहुत से टेलीविज़न प्रोग्राम पिछले 1-2 दिन में हुए हैं, तो यही तो वो कह रहे थे कि इन तंजीमों को बंद किया जाए, तो अब बंद हो गई हैं। देर आए बाद में काफ़ी कहा था उन्होंने, जब हमें आगे बढ़ना नहीं थे पावर, मतलब खुद पावर में नहीं थे उस वक्त, उन्होंने ये बात की थी। नहीं उससे पहले भी अगर आप नहीं ऐसा नहीं है, उससे पहले क्यों नहीं कर पा रहे थे? थोड़ा सा तो कर क्यों नहीं पा रहे थे? देखिए उस वक्त हम, क्योंकि जी मैं बता रहा हूँ आपको, इसकी वजह ये है कि उस वक्त हम एक बहुत बड़ी जंग लड़ रहे थे, और उस वक्त की स्ट्रैटेजी हमारी ये थी कि हम सीक्वेंस में ये तमाम चीज़ें करेंगे। अगर हमने तमाम महाज इकट्ठे खोल लिए तो कहीं ऐसा ना हो कि पूरा मुल्क जो है वो इस आग में जल जाए, कि एक तरफ हमने अपने जो शुमाली वजीरिस्तान का महाज है वो भी खोला हुआ है और जंग की सूरत में है, अंदर भी 3-4 को पकड़ लें स्टेप बाय स्टेप। इफ्तिखार अहमद साहब आप सर इस पे क्या कहेंगे इंडिया पाकिस्तान का? जो बहरहाल उस वक्त जी चलिए आप आगे, बात वक्त थोड़ा है जी। थैंक यू मसूद जी। मैं इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसकी हमायत करता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि अगर हिंदुस्तान का रवैया यही रहा तो ये ख़िता तबाही की तरफ चला जाएगा, और फिर इस ख़िते में ये तबाही नहीं रहेगी बल्कि शायद ये बहुत सारे वसीतर इलाके को अपनी लपेट में ले ले। तो बेहतर यही है कि हिंदुस्तान के जो दानिश्वर हैं और जो वहाँ के मामलात को चला रहे हैं उनको समझना और सोचना चाहिए कि कश्मीर के अंदर जिस तरीके से वो इंसानों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनकी जानों से मजाक उड़ा रहे हैं, उनको मार रहे हैं, रोल सऊदी अरब या अमेरिका का या चाइना का यहाँ देख सकते हैं इंटरनेशनली? क्या ये रियलाइज पावर्स करेंगे? मेरा ख्याल है खुद कुछ नहीं किया वो उस दिन करेंगी जब उनको यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान ने बटन के ऊपर अपनी उंगली रख दी है। मुसद्दक मलिक साहब, इफ्तिखार अहमद साहब और कमर जमान कायरा साहब, आप तीनों का बेइंतहा शुक्रिया। नाज़रीन आपका शुक्रिया, आपने ये शो देखा। अगर आप कुछ कहना चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे या हमारे फेसबुक पे जाके अपने ओपिनियन का इजहार कर सकते हैं। इंशाल्लाह अगले जुम्मे की शाम 8:05 पे फिर मिलेंगे।